हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे होंगे। इससे पहले हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम क्लास 10th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहे थे। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको 4 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। इन 4 वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कक्षा 10 का गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसका नाम था रियल नंबर्स। बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट किया है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर था जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स, हिंदी में इसको कहते थे बहुपद। 2 वीडियो में हम लोग ने उसको कवर किया था। और इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको लगभग हम 2 से 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन से पहले उनके कॉन्सेप्ट भी आपको समझाए जा रहे हैं। ये वीडियो 2 तरीके के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। एक तो उनके लिए जिन्होंने पूरी साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, लास्ट टाइम वो केवल ये चाहते हैं कि हमारा क्विक रिवीजन हो जाए और हमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाए, जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में बहुत शानदार स्कोर हो सके। तो उन बच्चों को देखते हुए भी ये वीडियो बनाया जा रहा है, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बनाया जा रहा है जिन बच्चों ने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, जिनका सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए भी ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो देखेंगे ही, साथ साथ वो वीडियो के साथ उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि किस कॉन्सेप्ट पर कौन सा क्वेश्चन आधारित होता है, और एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से बहुत आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी बातें बताई जाएंगी। अगर आपको गणित में कुछ नहीं आता, आप यकीन मानिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद अपने आप से ही कहेंगे, या आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमने आज गणित में कुछ सीखा है। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका वो है चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले इसके थोड़े से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके जस्ट बाद बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैप्टर है आपका 2 चरों वाले या 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का नाम है। और बहुत सीधी बात है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 2 चर। 2 चर का मतलब यहाँ पर जो समीकरण दिए होंगे आपको वो 2 चरों के फॉर्मेट में दिए होंगे। हो सकता है एक्स वाई में दिए जाएं, या हो सकता है वाई जेड में दिए जाएं। जो भी समीकरण होंगे उसमें 2 चर तो आपको मिलने 2 चर हो गए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब बेटा ये है कि जो चर होंगे उनमें घातें जो होंगी वो एक एक होगी। किसी भी चर पद की अगर घात 1 है, इससे पहले हम लोग बहुपद पढ़ के आए, रैखिक बहुपद हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो वहां पे आपने कहा था रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर पद की अधिकतम घात 1 होगी, वो रैखिक बहुपद होगा। उसी प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म का मतलब ये है कि इसमें जो समीकरण होंगे उसमें चर पद की घात 1 होगी केवल, तो वो रैखिक हो गया। समीकरण युग्म का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी समीकरण दिए होंगे वो युग्म मतलब जोड़े के फॉर्मेट में दिए होंगे। मतलब 2 समीकरण दिए होंगे, उन्हीं पर हम लोग कंपेयर करके, या हो सकता है 2 समीकरण दिए जाएं। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें, इसमें क्या होता है कि 2 रैखिक समीकरण देके उनको हल करवाने की कोशिश करता है। तो दो समीकरण देने पर उन रैखिक समीकरणों को हम कौन सी विधियों से हल कर सकते हैं, तो बेटा 2 विधि है अपनी बोर्ड एग्जाम में जो आती हैं एग्जाम में। 2 विधियां हैं वो। पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है जो आपकी वो है विलोपन विधि। रैखिक समीकरणों को हम लोग 2 विधियों से हल करेंगे। पहला है विलोपन विधि, और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर बोर्ड पर अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो कुछ कॉन्सेप्ट नोट करे हैं। इससे तो बेटा एक एमसीक्यूज जरूर पूछा जाता है, एक एमसीक्यूज पूछा जाता है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल इतने जो हमने बोर्ड पर यहाँ पर जो ये स्लाइड में लिखा हुआ है, अगर आपने केवल इतना ही अच्छे से कवर कर लिया तो आप ये समझो कि 3 नंबर तो आपके इसी वीडियो से तुरंत मिल जा रहे हैं। ये कंफर्म आने वाला टॉपिक है, इसीलिए हमने कहा सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, इसके जस्ट बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि एग्जाम में अभी तक इस कॉन्सेप्ट पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बातें ज़्यादा ना करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं।
और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे यहाँ से जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अदर कोई बात नहीं है, आप सीधे सीधे इसकी पढ़ाई करिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो पर आएंगे उतना ही अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये इसका इंग्लिश में नाम है। ठीक है, देखो किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आए हैं इस टॉपिक से, उसको आप समझने की कोशिश करो। जैसे हमने यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखा हुआ है जिससे आपकी चीजें टू द पॉइंट क्लियर हो जाए, और जैसे हम हटा करें तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, जिससे क्या होगा आप अगर बाद में इनका रिवीजन करें तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि समीकरण इस प्रकार से दिए हों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, किसी भी रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो इसी रूप का होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दो है इसलिए हमने यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का यूज किया है। तो दो रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक रैखिक समीकरण युग्म को अगर प्रदर्शित करें तो इनमें कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो बेटा आपके सामने यहाँ पर तीन स्थितियां हमने मेंशन की हैं, इनको थोड़ा ध्यान से आप समझना। पहली स्थिति हमने आपके सामने मेंशन करी है कि रेखाएं जो है ना वो एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। ये वर्ड आपको मिलेगा क्वेश्चंस में, इसलिए हम यहाँ पर इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको घेर दिया है। क्या लिखा है कि रेखाएं एक बिंदु पर क्या होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस स्थिति में अगर इन समीकरणों को हल करा जाए तो इनका एक अद्वितीय हल आता है। अद्वितीय का मतलब समझ लो आप, इंग्लिश में जैसे यूनिक कहते हैं ना, तो यूनिक हल आएगा। मतलब इन समीकरणों को किसी भी विधि से हल किया जाए तो उनका एक आंसर आएगा, x का एक मान होगा, y का एक मान होगा। तो यही बोला गया कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी अगर इनका ग्राफीय निरूपण किया जाएगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। यह जो हल होगा यह संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, इस बात को भी आप याद रखना कि कैसा कहलाएगा, संगत। संगत क्यों कहला रहा कि अगर हम समीकरणों के आंसर निकाल पा रहे, जो भी समीकरण दिए गए हैं अगर उसमें हम लोग चर पदों के आंसर निकाल पा रहे हैं तो वो कैसा होगा, संगत। तो यह संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। कौन सी कंडीशन पर, जब कंडीशन ये बन रही हो दोनों समीकरणों में हम a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो है वो ले और वो दोनों कभी बराबर ना आए। अगर ये दोनों रेशियो बराबर नहीं आए तो इस कंडीशन में ये वाली चीजें फॉलो होंगी। ये जो रेखाएं हैं अगर उनका ग्राफीय निरूपण किया जाएगा तो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगी। किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने का मतलब ये, जैसे मान लो पहली रेखा ये, दूसरी रेखा ये, इन्होंने देखो किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये प्रतिच्छेद का मतलब है। अगर ग्राफीय निरूपण किन्हीं दो रेखाओं का इस तरीके से बन रहा है तो उनका जो हल होता है वो अद्वितीय होता है, मतलब उसमें कोई एक आंसर निकला आएगा आपका x और y का। इस कंडीशन में ये जो समीकरण युग्म है वो संगत कहलाता है, याद रखना। तो कंडीशन क्या बनेगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। समझ पा रहे हो इस बात को। इसके बाद देखो सेकेंड कंडीशन है आपकी कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं। अब क्वेश्चन होता है बेटा संपाती क्या होता है। संपाती का मतलब जैसे मान लो कोई एक रेखा जिसका हमने ग्राफीय निरूपण किया वो इस तरीके से चली गई, ठीक है, कोई रेखा इस तरीके से चली गई और दूसरी रेखा भी जब हमने उसको खींचा, जब हमने उसका ग्राफीय निरूपण किया तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से होकर चली गई। अगर दो रेखाएं एक ही रास्ते से होकर गुजर जाएं, जिस तरीके से पहली रेखा जाए उसी तरीके से दूसरी रेखा जाए, मतलब ऊपर एक के ऊपर एक चल के अगर चली जाए तो उस कंडीशन में वो रेखाएं संपाती होती हैं। दोनों का सेम रास्ता हो तो वो संपाती होंगी। तो रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में अगर रेखाएं संपाती हो गई तो आप इसके देखो प्रत्येक पॉइंट पर जितना x का मान होगा उतना y का, जितना x का उतना y का। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो इसके ढेर सारे मान निकल आएंगे। रेखा के किसी बिंदु पर आप रुक जाओ, वहीं पर x और y का अलग मान होगा, यहाँ पे भी अलग मान होगा, इधर पे भी, हर एक जगह पर अलग अलग मान होंगे x और y का। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा होगा तो देखो हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि इस स्थिति में समीकरणों के क्या होंगे, देखो अनेक हल होते हैं। क्या होता है, अनेक हल होते हैं। अगर अनेक हल तो निकाल पा रहे हो ना,
अनेक हल हैं, इसलिए ये कैसा होगा, समीकरण युग्म जो होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। तो क्या कंडीशन ऐसी बनेगी जब हम इनमें दोनों में कंपेयर करके ये वाली बात समझ पाएंगे? तो कंडीशन बनेगी a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। अगर ऐसा हो रहा है तो उस कंडीशन में ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, जब इनको हल करेंगे हम समीकरणों को तो इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, और यह जो होगा समीकरण युग्म वो कैसा कहलाएगा, संगत। कंडीशन ये है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तब। ठीक है, संपाती वर्ड का हमने आपको मतलब समझाया कि जब दो रेखाएं किसी एक ही मार्ग से जाएं, एक ही रास्ते से जाएं, तो वो संपाती होती हैं। अगला देखो, रेखाएं जो हैं वो किस तरीके की होंगी, समांतर। मतलब जब उनका ग्राफी निरूपण किया जाएगा तो अगर एक रेखा ऐसे चलेगी तो दूसरी रेखा ऐसे चली जाएगी। समांतर का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बराबर समान रहे, समान अंतर, दूरियों में समान अंतर रहेगा तो फिर वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो रेखाएं समांतर हो सकती हैं। अगर रेखाएं समांतर हो गई तो इस स्थिति में समीकरणों का, इस स्थिति में इन समीकरणों का कोई भी हल आप नहीं निकाल पाएंगे। और अगर कोई हल नहीं निकाल पाए तो इस कंडीशन में इनका जो समीकरण युग्म होता है वो होता है असंगत। अगर असंगत हुआ, असंगत कब होगा, जब आप कोई हल ही नहीं निकाल पा रहे। तो क्या कंडीशन बनेगी, तो कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट इज नॉट इक्वल c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इनका कोई हल नहीं होगा। ग्राफी निरूपण करोगे समांतर आएंगी, और समीकरण युग्म अगर बोला जाए तो वो कैसा होगा, असंगत होगा। इन तीनों बातों को आप बहुत अच्छे से नोट कर लो। और अभी हम जो क्वेश्चन लेंगे उसके आगे ये भी मेंशन कर देंगे बोर्ड एग्जाम में ये कौन से ईयर में पूछा गया है, तो जिससे आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये क्वेश्चन जरूर से ही आने वाला है। और आप यहाँ पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई फालतू की चीजें आपको नहीं बताई जा रही, वही चीजें आपको बताई जाएंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। मतलब फालतू का कोई ऐसा नहीं है कि हम फालतू के आपको क्वेश्चन करा दें, आपका टाइम वेस्ट करें, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप बिलीव कर सकते हैं हमारे ऊपर, और आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हम पढ़ा रहे हैं और केवल वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चनों की, केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो नोट कर लो, चीजों को समझ लो अपने हिसाब से, फिर देखो हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चनों की तरफ कि इनके क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से चीजें पूछी गई हैं एग्जाम में। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम आप चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखो, इन चीजों को हम यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पर जगह है, यहीं पर हम क्वेश्चंस को लिखेंगे तो नहीं पूरा, लेकिन हम ये है कि बोल देंगे जिससे आप उस क्वेश्चन को समझ लेना। और देखो यहाँ पर हम सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5। पहला आपका समीकरण क्वेश्चन है 2x + 3y = 5। सबसे पहली बात, आप जब इन लीनियर इक्वेशंस को हल करें तो सबसे पहले आप बराबर में जीरो रखना। अगर आपको बराबर में जीरो ना दिया गया हो तो सबसे पहले आप उनका पक्षांतर कर लेना। जैसे आपको इस तरीके का समीकरण दिया गया, सबसे पहले आप इसका पक्षांतर कर लो। तो ये +5 है, जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 = 0। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण, समझ पा रहे हो। इसके बाद देखो दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 4x + ky = 10। दूसरा समीकरण है 4x + ky = 10। हमने कहा बराबर पे आपको जीरो बनाना ही बनाना है, तो बराबर में 10 है, इस साइड आएगा तो -10 हो जाएगा, कि बताओ इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -10 = 0। ठीक है, तो आपको ये दो समीकरण दिए गए है ना। दो समीकरण देने के बाद आपसे ये कह रहे हैं कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो k का मान ज्ञात करो। क्या बोला गया है, इनके किस तरीके से हल है, तो कह रहे हैं इनके जो हल है वो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो आपको
k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करोगे, अभी आपको थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट बताए गए कि अगर कोई भी दो समीकरण दिए गए हों जो किस फॉर्मेट में होंगे क्वेश्चन, तो ये जो समीकरण होंगे वो आपके इस फॉर्मेट में होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, हमने कहा बराबर में अगर आपको कोई संख्या दी गई है तो आपको हमेशा बराबर पे 0 बनाना है। इसका मीन्स ये है कि बराबर में जो भी संख्या दी गई है आपको क्या करना है, उसको पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में लेके आना, बराबर में 0 रखना है। जैसे ही बराबर में 0 होंगे तो अपने ये वाले जो समीकरण है वो इस फॉर्मेट में तैयार हो जाएंगे। और अगर इस फॉर्मेट में तैयार हो गए तो हम लोग को इस क्वेश्चन से या इन इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालने काफी आसान हो जाएंगे। पहला समीकरण देखो, इसको आप ऐसे समझ लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्मेट का है। तो आप देखो x हटा दो तो यहाँ पे ये किसका मान हो गया a1, इसमें y हटा दो किसका मान हो गया b1, और ये जो लिखा है अचर पद ये आपका c1 का काम करेगा। उसी प्रकार से ये a2 हो जाएगा और ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा, हो जाएंगे कि नहीं। तो अब देखो दिया क्या गया कि इसके हल जो है वो कैसे हैं। अच्छा ये और हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपका कब कब पूछा गया है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था। इसी टाइप का क्वेश्चन सेम था, बस यहाँ पर वेरिएबल चेंज था, वो आपके 2024 में पूछा गया था। तो इसलिए ये जरूरी है, इस तरीके का अगर आपने क्वेश्चन कर लिया ना तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से ही आना है। ठीक है, अब सुनो, ये दो समीकरण थे, हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान भी निकाल लिए, और हमने कहा, हमने क्या क्वेश्चन में ये कहा गया कि यह अपरिमित रूप से कैसे इनके हल है, अनेक हल है, तो k का मान बता दो। अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई गई थी, ये सेकंड वाली स्थिति, अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होंगे समीकरणों के तो कंडीशन ये वाली लगेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसका मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। वैल्यू रखो बेटा, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू देखो कितनी है 3, b2 की वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हो k, इधर पर माइनस का 5 है, इधर पर माइनस का 10 है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। आप देखो कोई भी दो बराबर वाली इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, जैसे वो है उसको छोड़ो, इसी को सॉल्व कर लो। जैसे 2 से आप इसको कैंसिल करोगे 2 बार में, तो 1/2 बराबर 3/k, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 जा 6, यही तो होगा भाई। समझ पा रहे हो ना आप इस बात को, या आप ऐसे समझ लो, अगर आप इन दो को बराबर नहीं करना चाह रहे, आप इन दो को बराबर कर लो। वो कैसे, देखो 3/k इज इक्वल टू माइनस का 5/माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 का 3 मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आ जाएगा 6। तो k की वैल्यू चाहे आप इन दोनों को लेके सॉल्व करो, चाहे आप इन दोनों को लेके सॉल्व करो, k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू 6 आएगी। इसमें k का ही आंसर पूछा गया था कि k का मान कितना होगा, तो k का मान कितना आ गया 6। ठीक है, अब देखो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करना, हमने कहा चाहे इनको हल कर लो और चाहे इनको हल कर लो तो k का मान आ जाएगा। अब कोई ये कहने लगे सर जी हम इनको और इनको हल करेंगे, अरे यार इनको और इनको अगर तुम हल करोगे तो इसमें कहाँ तुम्हें k दिख रहा, बताओ। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर अगर इनको हल करो, ये तो यार एक ही जैसी चीजें लिखी, बराबर वाली चीजों को बराबर रख के फिर क्या हल करना चाह रहे हो, समझ पा रहे हो ना बातों को। तो या तो इसको हल कर लो या आप इसको हल कर लो, तो आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, k की, समझ पा रहे हो। तो ऐसे करके अगर अपरिमित रूप से अनेक हल वाला कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको इस तरीके से निपटा सकते हैं बहुत आसानी से। मान लो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल ना दिया होता, उसने यहाँ पर दूसरी बात ये कही होती कि ये जो दोनों समीकरण है ना, वो जब इन दोनों रेखाओं का ग्राफी निरूपण किया जाता है तो संपाती आता है, तो बताओ k का मान क्या होगा। तो आपको दोनों बातें याद रखनी पड़ेंगी, अगर संपाती बोलेगा तब भी यही, और अगर ये बोलेगा कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तब भी यही वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। वैसे हमने कोशिश भरपूर की है कि आपको हम चीजें समझा पाए अच्छे से। इसके बाद देखो इसी टाइप के हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका युग्मत समीकरण। युग्मत समीकरण का मतलब ये है कि युग्म में दिए गए हैं समीकरण, लिखा है युग्मत समीकरण
क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड यहाँ पर ले रहे हैं। लिखा है युग्मत समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, है ना। और सेकंड दिया गया है आपका 2x प्लस, इस तरीके का साइन बना, इसको लेमडा पढ़ते हैं, प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 35 ऐसे दिए गए। कह रहे हैं इनका कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, नहीं है तो लेमडा की वैल्यू बताओ। तो लेमडा की वैल्यू बताओ। इसमें ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन दिया है आपका, हम लिख नहीं रहे बेटा, हम आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन गिवन है आपका 1/4, एक ऑप्शन है आपका 1/2, एक ऑप्शन है आपका 2 और एक ऑप्शन है आपका 4। देखो सॉल्व करने की कोशिश करो क्या आता है। क्या दिया गया है इसमें, ये दिया गया है कि इनका कोई हल नहीं है। बेटा यहाँ पे देखो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट अब की बार लगेगा, इनका कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं होगा तो क्या कंडीशन बनती है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2, c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो यार हमें इनसे मतलब ही नहीं है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इन्हीं दोनों को बराबर करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो बस एक छोटी सी बात हमने आपको ये बताई दी कि थोड़ी आदत ये बना लेना कि बराबर में जीरो ही रखना, है ना। हो सकता है कभी अगर ऐसी कंपेयर करनी पड़ी इसलिए। बाकी अगर आज ये बराबर में ऐसे भी लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इन्हीं दोनों की जरूरत है ना भाई। तो अगर इनका कोई हल नहीं है तो कंडीशन क्या बनेगी, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। अगर इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है तो यही शर्त होनी चाहिए, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। तो आप देख रहे हैं a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे हो वो है लेमडा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ये भी बेटा आपका क्वेश्चन 2023 की बोर्ड एग्जाम का है, ठीक है। अच्छे से आप नोट कर लो। वैसे हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे लगाने से पहले आपने इसका आंसर दे दिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसी के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो है m के किस मान के लिए। अब की बार देखो, अब की बार वेरिएबल केवल चेंज किया गया है। अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग के देख रहे थे। अब की बार देखो क्वेश्चन दिया गया, ये भी 2023 में ही है। लिखा m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y इज इक्वल टू 3 और सेकंड है आपका 3x प्लस my 3x प्लस my इज इक्वल टू 1, 3x प्लस my इज इक्वल टू 1, 3x प्लस my इज इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा, का एक अद्वितीय हल होगा। मतलब यूनिक सॉल्यूशंस होंगे इसके, या यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या कंडीशन होगी। देखो तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि बताओ m की वैल्यू क्या हो, m का ऐसा क्या मान लिया जाए जिससे इन दोनों समीकरणों का एक यूनिक हल निकले। तो देखो अच्छा ऑप्शन भी देखो हम आपके सामने दे रहे हैं कि ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन है आपका m इज इक्वल टू -6, सेकेंड है ऑप्शन m इज इक्वल टू 0 और आगे केवल और लिखा है। इसका मतलब ये है हो सकता है m के 2 वैल्यू हों। और अगला लिखा है सी ऑप्शन है आपका कि m जो है ना वो इज नॉट इक्वल -6 होगा। मतलब m की वैल्यू -6 के बराबर नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। और d की जो वैल्यू है, d में जो ऑप्शन दिया है वो कह रहे हैं m 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्राई करने की कोशिश करो। देखो उसमें क्या दिया गया है, आप इन चीज़ों को पकड़ा करो। कैसा हल है, एक अद्वितीय हल है। देखो अभी हमने आपके सामने एक तरीका बताया था कि अगर दो समीकरण दिए जाएं उनका एक अगर अद्वितीय हल हो तो कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। तो इन्हीं दोनों की जरूरत है। तो बराबर में अगर आप चाहो तो इसको इधर लेके आओ, 0 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। c1 c2 की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम इनको ऐसे ही कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप ये समझ गए हैं कि इनका कैसा है, अद्वितीय हल है। और बेटा अगर इनका अद्वितीय हल है तो कंडीशन इसमें कौन सी लगेगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। बताइए a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 3
इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा। B1 की वैल्यू कितनी है -2 और B2 की वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी है m। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको बराबर ही समझ के तो m इधर आ जाएगा, ये बराबर का निशान है, बस ऐसे ये क्रॉस है मतलब बराबर नहीं है। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -6। तो वह यही पूछना चाह रहे थे कि m के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। तो आपने कहा कि m की जो वैल्यू है वो -6 को छोड़कर कोई भी वैल्यू आप अगर रखोगे, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि इन समीकरण, ये जो दोनों समीकरण दिए हैं इसमें m की वैल्यू आप -6 के अलावा कुछ भी रखोगे तो फिर इस समीकरण का एक अद्वितीय हल आएगा। तो वही पूछना चाह रहे थे कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो m की वैल्यू जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि m की वैल्यू -6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अच्छे से देख लो आप इसको, फिर इसके बाद इसी प्रकार के क्वेश्चनों पर हम लोग आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 2025 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 8, x + 2y = 8 और दूसरा दिया गया है 2x + 3y = 12। ये दो समीकरण दिए गए हैं और आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हलों की संख्या कितनी होगी, के हलों की संख्या होगी, ऐसे करके पूछा। होगी इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है केवल एक, मतलब इनको जो आप सॉल्व करेंगे इनका केवल एक हल आएगा, मतलब अद्वितीय हल आएगा। बी में दिया है अनंत, बी में दिया गया है कैसे हल होंगे, अनंत। और सी जो ऑप्शन है आपका उसमें दिया गया है दो हल होंगे। और जो आपको डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन में लिखा है कह रहे हैं इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इस तरीके से आपके पास चार ऑप्शन गिवन है। ये 2025 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सवाल आप देख भी पा रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया 23 में भी आए, 24 में भी आए, 25 में भी आए, तो 26 का कोई ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई बहुत अलग तरीके से पेपर बना दिया जाएगा कि हाँ जो अभी तक चलता आ रहा है उसके हिसाब से नहीं, कुछ अलग चीजें पूछ लेगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। वही पूछा जाएगा ना जो आपके सिलेबस में, और हम आपको करा रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे ही क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आएगा। देखो किस तरीके से, इसमें ये पूछा है कि हलों की संख्या होगी, मतलब इसमें x और y के कितने हल होंगे, क्या इनका कोई हल निकल पाएगा, क्या इनका अगर हल निकलेगा तो वो केवल अद्वितीय हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या अगर हल निकलेंगे तो एक से अधिक हल निकलेंगे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये तीन कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से उड़ा देंगे। सबसे पहले क्या है, देखो आज हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा, तो हमने कहा बराबर पे 0 बनाओ पहले। तो 8 प्लस का है, इस साइड आएगा तो बोलो किसका हो जाएगा, -8, और बराबर पे कितना हो जाएगा 0। ऐसे ये 12 इधर आएगा तो हो जाएगा -12 = 0। समझ पा रहे हो बात को। अब सुनो, हमें कंपेरिजन करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये हम पहले ही लिख ले रहे हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 को रेशियो लेंगे हम लोग और ये देखेंगे कौन सी चीजें बराबर हैं, कौन सी चीजें बराबर नहीं हो, उसी हिसाब से हम लोग शर्त बना लेंगे। जैसे देखो सबसे पहले तो हमने इनको बराबर कर लिया, बताओ a1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कह रहे हो 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 3। वैसे यहाँ अब हमें चलना ही नहीं चाहिए था, जैसे c1 का मान यहाँ कितना है -8 और c2 का मान कितना है -12, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, देख पा रहे हो। तो ये तो वही आ गया 2/3, ये भी 2/3 है। इसका मतलब ये है कि क्या 1/2 2/3 के इक्वल होता है। ये वैल्यू आप नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बराबर 2/3 फिर से लिख दो तो कोई मतलब थोड़ी ना। बेटा बताओ क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, तो आपने कहा नहीं, ऐसा तो आपने नहीं पढ़ा है कि 1/2 2/3 के बराबर हो जाए। तो आपने यहाँ पर निशान लगाया कौन सा, कि बराबर नहीं होगा। मतलब शुरुआत वाली ये जो दोनों वैल्यू थी
A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 का रेशियो करा तो वो बराबर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आएगा तो उस कंडीशन हमने आपको बताया था कि अगर ऐसा नहीं होगा, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में देखो इनके कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब केवल और केवल एक हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आप देख पा रहे हो कौन सा ऑप्शन फिर करेक्ट होगा, जैसे इसमें लिखा केवल एक, अनंत, दो या कोई हल नहीं। तो आपने कहा हमें एक कोई हल निकाल लेंगे, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? देखो आसान था क्वेश्चन, तो हमने हर एक वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक आध क्वेश्चन देखो हम आपको और कराते हैं, देखो समझने की कोशिश करो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत जरूरी सवाल है, 2024 का एग्जाम का है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है यदि 3x प्लस 2py, क्वेश्चन है आपका यदि 3x प्लस 2py इज इक्वल टू में 2 इज इक्वल टू 2 है, और दिया है 2x प्लस 5y, सेकेंड है आपका 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। इन दोनों समीकरणों की से जो निरूपित रेखाएं हैं वो कैसी हैं, परस्पर समांतर है, समांतर है। तो आपसे पूछा गया बेटा कि अगर ये समांतर हैं, यदि ये समांतर हैं, तो कह रहे हैं P का मान बता दो। तो P की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपके देखो ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं, आपका ऑप्शन दिया गया है, जैसे पहला ऑप्शन है -4/5, बी ऑप्शन है आपका 3/5, सी ऑप्शन है आपका 5/3 और डी ऑप्शन है आपका 15/4। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन है। देखो ये वाला जो समीकरण है प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा बराबर 0 है, तो एक काम करो इसको भी -2 भाई प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 बराबर पे क्या कर लो 0। तो आपको यहाँ पर कंपेरिजन करने में आसानी होगी। अब सुनो, ऐसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक। अब देखो आपसे वो पूछना ऐसे चाह रहे हैं, पूछना आपसे वो ये चाह रहे हैं कि ऐसे ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनसे निरूपित रेखाएं जो है जब उनका ग्राफी निरूपण किया जा रहा तो वो समांतर आती हैं। तो उस कंडीशन में आपको किसकी वैल्यू बतानी है, पी की। तो आपके मन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या बनती है। तो देखो हमने आपको यहाँ पर लिखवाया है कि अगर ये दो रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, तो कंडीशन होगी A1/A2 इज इक्वल B1/B2। अब ये बराबर नहीं तो इससे मतलब नहीं, इन्हीं दोनों कंपेयर करके हम जो भी वैल्यू पूछेंगे ये निकाल लेंगे। जैसे उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है, पी की, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करो। अब हम जैसे आपसे कहें कि अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल क्या होता है, B1/B2। C1/C2 के बराबर नहीं होता, तो इन्हीं दोनों को बराबर करके हम सॉल्व कर लेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल B1 की वैल्यू देखो y को छोड़कर जो बचा वो अपने लिए B1 है यहाँ पे, तो B1 की वैल्यू याद रखना है यहाँ पर 2p होगी, और B2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब 2 का 2 में करोगे तो 4p बराबर 5 का 3 में करोगे तो 15, p की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 15/4। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 15/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो कौन से ऑप्शन में, डी फॉर देवसेना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर है, जिसमें मौजूद है 15/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप जब पी को सॉल्व करेंगे तो 15/4 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, देखो
अब इसी टाइप के अगर आपको आपकी टेक्स्ट बुक, कंसोल्ट पेपर या जिससे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो आप उनको अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करना। और यकीन मानोगे बेटा, अगर आपको ये सभी बातें अच्छे से पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बहुत आसानी से उनका आंसर निकाल लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। उम्मीद हमें इसलिए है क्योंकि हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आप वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट हैं तो आपने भी इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, बाद में उसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपका के किस मान हेतु, मतलब के किस मान के लिए समीकरण दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तथा इज इक्वल टू 1 को हम बराबर से इधर लेके आएंगे तो ऐसे हो जाएगा। और सेकंड आपकी इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू में x प्लस k माइनस 1 इंटू में y इज इक्वल टू 2k प्लस 1, इस तरीके से दिए गए हैं। का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। कह रहे हैं अगर इन दोनों समीकरणों में अगर इनका कोई हल नहीं है तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, k का ऐसा क्या मान होगा जो अब इन दोनों समीकरणों को जब हल करने की कोशिश करेंगे तो इनका कोई भी हल नहीं आएगा। इस तरीके से आपसे पूछने की उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, देखो अगर कोई हल नहीं होता है, तो आपकी कंडीशन ये वाली लगती है, a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2, यही तो लगती है। कोई हल नहीं हो तभी ये कंडीशन होती है। इसमें तो आद्वितीय हल होता है, इसमें कैसे अनेक हल होते हैं, इसी में कोई हल नहीं होता है ना। तो k की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहे, k की वैल्यू क्या हो जिससे इनका कोई हल ना हो। पहले तो आप इनको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अगर ना आए तब तो हम बता ही रहे हैं आपको। देखो हमने कहा अगर बराबर इसमें 0 है तो इसको भी इधर ले आओ, बराबर 0 बना लो। हमने कहा प्लस की ये पूरा ब्रैकेट इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में किसके हो जाएगा 0। पूरी वैल्यू इधर आई तो माइनस की हो गई। बस फिलहाल हमें वैसे C1 C2 से मतलब भी नहीं है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में दिया इनका कोई हल नहीं है, तो इन्हीं दोनों से ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो देखो अगर इनका कोई हल नहीं है तो कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल होगा b1 अपॉन b2। समझ पा रहे हो, बताओ a1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कह रहे हो a1 की वैल्यू 3 है। a2 की वैल्यू x को छोड़ के जो बचा वो a2 की वैल्यू है, तो वो है 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू b1। y से पहले जो है कुछ नहीं लिखा तो 1 रहेगा, तो 1। और b2 की वैल्यू कितनी है, इधर y को छोड़ दो, क्या बचा k माइनस। समझ पा रहे हो, अब आप इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत आसानी से हल कर लेंगे, k का मान निकल आएगा। जैसे 3 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 का करोगे तो कोई फर्क नहीं, सेम रहेगा। k वाले टर्म जो है वो एक तरफ ले आओ और ये जो -3 है उसको उधर ले जाओ, तो 3k माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3, यहाँ पे k बचेगा इज इक्वल टू 2। तो आपसे ये पूछा गया था इन समीकरणों में k का क्या मान होना चाहिए जिससे इन दोनों का कोई भी हल ना हो। तो आपने बताया कि इसमें k की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो इन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था, आपने देखो बहुत आसानी से इसको कर भी लिया होगा। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 और 2022 में पूछा गया था। ठीक है, 2020 और 2022 में आया था, तो उनको आप अच्छे से कर लो। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखो बहुत आसानी से कर लेंगे। फिलहाल अब हम वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ने 1 नंबर में, जैसे कुछ इसमें से ऐसा क्वेश्चन है जो MCQs में भी आ सकता है, अगर MCQs में आया तो 1 नंबर का, और अगर ये आया बड़े में, बड़े का मतलब मैक्सिमम 2 नंबर में आएगा, मिनिमम 1 नंबर में आएगा। ये ना कहने लगना सर जी अगर आया ही नहीं, ऐसा होगा नहीं बेटा, जरूर आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर लें। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो, जिससे आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।
ऐसा नहीं है आपने देखा शुरुआत में हमें चीज़ें आती थी, आपने कहा ठीक है, जब आ ही रहा है तो फिर क्या दिक्कत। बेटा हो सकता है बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जो आप उनसे वंचित रह जाएँ। तो फिलहाल हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप वीडियो पर आ रहे हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अदर की कंडीशन आप वीडियो को छोड़ दें ही तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना? क्योंकि किसी ने कहा भी है कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर आप पढ़ाई करो तो विधिवत करो और या तो बिल्कुल ही छोड़ दो, है ना? आधी अधूरी चीज़ें ना करो, जिससे क्या हो कि कोई दिक्कत ना हो आगे। समझ पा रहे हो आप इस बात को? तो जो काम करो वो पूरा करो, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में बेटा इतना ही रखते हैं। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप शेयर करते हैं, बच्चे ज़्यादा आते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार के हम आपके लिए निरंतर वीडियो लाते रहेंगे, ये आपसे प्रॉमिस है अगर आप लोगों का साथ रहा। ठीक है? तो हँसते खेलते मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और एक बात, पढ़ाई तो करने के साथ-साथ ये सर्दी कुछ दिनों से ज़्यादा होने लगी है, अचानक से मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो आप अपने बॉडी का विशेष ध्यान रखें। समझ पा रहे हो? कहीं ऐसा नहीं है कि पता चल रहा है कि ना आप स्वेटर पहन रहे हैं, ना जैकेट पहन रहे हैं और ना आप कान बाँध रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। जो बच्चे अभी नए हैं वो उनको ये लगता है अरे कोई दिक्कत नहीं। जब आपको सर्दी लग जाती है फिर घर वाले परेशान होते हैं, ठीक है? तो ना आप परेशान हो, ना घर वालों को परेशान करो और अपनी पढ़ाई को आराम से अच्छे से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन का फ़िलहाल फ़ायदा तो यही है कि आप एक ऐसी जगह पर बैठ सकते हैं, ऐसी जगह पर आप एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो और आपके हिसाब से चीज़ें अनुकूल हों। अनुकूल का मतलब अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप अपना कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लें जिससे सर्दी आपको ना लग पाए, ठीक है? बाकी आप सभी समझदार हैं, अपना विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।